नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो हमारा फेस्टिवल वीक था वो ख़त्म हो गया है। पर मैं ये आशा करती हूँ कि आपने इन फेस्टिवल्स में भी पढ़ाई करी होगी, अपना जो तैयारी है वो सुचारू रूप से रखी होगी। और अगर नहीं भी रखी है तो अब हम दोबारा से अपनी लय को पकड़ लेंगे और अपना जो तैयारी है उस पर चार चांद लगा देंगे। ठीक है। अब फेस्टिवल्स की वजह से बीच में कभी क्लास हो पा रही थी, कभी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से आपकी डेली कंटिन्यू क्लास होगी PYQs की। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको डेली देखेंगे, डेली PYQs लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में टॉप करना है। ठीक है। और टॉप हम कैसे करेंगे? जब हम डेली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और आपने अब पुराने पेपर्स का रिव्यू भी देखा होगा, तो उसमें आपको पता है कि PYQ से 50 से 60% पेपर PYQ से ही आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमारी छोटी छोटी वीडियोस आनी आज से शुरू हो जाएगी, आदिकाल से ही हम शुरू करेंगे, तो उसमें आपको नई चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी आदिकाल से ही। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वो भी पसंद आएगा। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बादल राग कविता। बादल राग कविता के कवि कौन हैं? तो जैसा कि हमको पता है कि बादल राग किसकी कविता है? बादल राग निराला की कविता है। किसकी कविता है? निराला की कविता है। और निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने कवित को जातीय छंद कहा। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी सब पहली कविता कौन सी है? जूही की गली, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छपने से मना कर दिया था अश्लीलता का आरोप लगाते हुए, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी ये पंचवटी प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी प्रसंग। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन की भी एक बहुत फेमस कविता है जो हमारे NCERT में भी लगी है, बादलों को गिरते देखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। तो ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये महादेवी वर्मा की हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, हम इनको ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके प्रिय प्रतीक जो पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रिय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान रखेंगे दीपक और बादल। ठीक है। इसके अलावा मीराबाई आपको पता ही है, ये भक्ति काल की हैं। इनकी कौन सी है? गीत गोविंद। नरसी जी का मायरा। ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान आपको पता ही है, ये एक राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न कवियत्री थी, जिनकी आप झांसी की रानी कविता NCERT में पढ़ते ही हैं। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत,
ये इनकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? तो भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? भग्नदूत अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। और कब लिखा गया? ये 1933 ईस्वी में लिखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। और अज्ञे जी को ही तार सप्तक का संपादक कहा जाता है। तार सप्तक का पहला तार सप्तक कब आया, जिसे हमने तार सप्तक ही कहते हैं? 1943 में। टोटल 4 आए हैं और इन चारों का समय आप बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि इनके जो अन्य हैं वो कौन कौन से हैं? भग्नदूत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। मुक्तिबोध जी भयानक खबरों का कवि। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब जो शब्द हैं वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप वाक्य में किसी भी शब्द को प्रयुक्त कर लेते हैं फिर वो शब्द नहीं रहते, उनको पद कहा जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन नागरिक विचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? तो आपको पता है कौन कौन थे। हम बोलते हैं जैसे राम, शिव, श्याम, ये तीनों ही हैं। ठीक है, लेकिन राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास, ये तीनों, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही इसके संस्थापकों में थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी इसके संस्थापक नहीं हैं। नाम राम नारायण मिश्र ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। इसकी डिटेल्स आप उसमें देख सकते हो। उसमें 1 मिनट की शॉर्ट्स में इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब आपको मिली हैं। ठीक है, ठाकुर शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास ये तीनों ही हमारे नागरिक विचारणी सभा के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 16 जुलाई 1893। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि का विकास और प्रसार। ठीक है क्या था इसका उद्देश्य? आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इसकी स्थापना हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि के विकास और प्रसार के लिए की गई थी। ठीक है, विकास और भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा? तो भारतेंदु जी का जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, वो इन्होंने वर्णनात्मक शैली में लिखा। ठीक है, किस शैली में लिखा? वो इन्होंने वर्णनात्मक शैली में लिखा। ये आपको ध्यान रखना है कि किस शैली में लिखा है। ये वर्णनात्मक शैली में लिखा गया निबंध है, जिसमें इस निबंध में क्या है, दिल्ली के दरबार का वर्णन किया गया है और इसको बहुत ही विशाल रूप में स्थापित दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये इनका निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण।
और उसके बारे में इसमें बताया गया है। और एक जनवरी 1870 को दिल्ली में दरबार लगा था, जो बहुत ही विशाल था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार दर्पण ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण जो है वो किस शैली में लिखा गया, वो हमारा वर्णनात्मक शैली में लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है। तो ये तो हम सबको पता है कि प्रथम बार किसने हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया, तो गारसाता तासी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया, गारसाता तासी ने। कब किया, इन्होंने किया था 1839 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसमें 951 कवियों का वर्णन था। ठीक है, और इसका नाम क्या है, या हम सबको पता ही है, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोइक हिंदुस्तानी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और ये फ्रेंच लैंग्वेज में था। ठीक है, फ्रेंच भाषा में था। शिव सिंह सेंगर जो है वो प्रथम भारतीय इतिहासकार है जिन्होंने लिखा, प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने इतिहास लिखा। ठीक है, न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है। तो ये हमें पता है कि न्यूनिया, या फिर इसका हम एक और इनको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, निपुणिका। किस उपन्यास का है ये, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इन्होंने वैसे मोस्टली ऐतिहासिक उपन्यास ही लिखे थे, ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, और ये है अनाम दास का पोथा। ये सारे ही इनके, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्वा। लेकिन जो निपुणिका है या न्यूनिका है, ये किसकी है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा का पात्र है। ठीक है, और इसका प्रकाशन आपको कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन थे, और एक तो न्यूनिका ही थी, एक बाण भट्ट था, और एक इनके साथ कौन थे, वो थी भट्टिनी। ठीक है, निम्न में से किसने आनंद कादंबनी के संपादक का कार्य संभाला। कौन हमेशा आनंद में रहते थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ही हमेशा आनंद में रहा करते थे। तो आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ये कब निकली, ये 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में निकली है, और मिर्जापुर से। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंद्र शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी थी, लेकिन उसने कहा था इनकी कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, इसमें फ्लैशबैक तकनीक का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक हथौड़ा वाला घर, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, इसके कौन है, इसके हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, किसकी पंक्ति है ये,
ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, तो किसकी पंक्ति है ये? केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनकी आपको पता ही है फेमस जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? युग की गंगा, युग की गंगा, पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सब इनकी महत्वपूर्ण है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो ये शिव मंगल सिंह सुमन की बहुत ही फेमस रचना है और बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी की बारात किसका काव्य संग्रह है? शिव मंगल सिंह सुमन का काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इसके अलावा वो है हिल्लोल, हिल्लोल, युग का मोल, ठीक है, प्रलय सृजन इत्यादि। अभी हमने देखा था नागार्जुन की कौन सी है? बादलों को, बादलों को गिरते देखा है। ठीक है, इसके अलावा दिनकर आपको पता ही है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओडिया के महान कवि कौन हैं? ये सारे DSSB के प्रश्न हैं, जो आपको बिल्कुल नए लगे उनको आप नोट करके रख लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न दोबारा भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो आप इनको इजी वे में ना लें और इनको अलग से भी अपना याद करके रखें। ठीक है, तो ओडिया के महान कवि कौन हैं? सरल दास ओडिया के महान कवि हैं। ठीक है, ओडिया के महान कवि कौन है? सरल दास ओडिया के महान कवि है। इन्होंने ओडिया में महाभारत, क्या क्या लिखा इन्होंने ओडिया में? महाभारत और त्रिलंका रामायण, त्रिलंका रामायण। ठीक है, ये इन्होंने लिखा, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। ये नया प्रश्न है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सरल दास हैं वो अग्रदास राम काव्य ठीक है। इसके अलावा ये सरल दास तो आपने देख लिया, ये ओडिया के महान कवि हैं। और ये महाभारत, इन्होंने क्या लिखा ओडिया में? इन्होंने ओडिया में महाभारत लिखा और उसके अलावा त्रिलंका रामायण लिखा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये नया प्रश्न है। इसके अलावा ये भी हम ध्यान रखेंगे, अग्रदास हमें पता ही है राम काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना करी थी। क्या करी थी? रसिक संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और ये नाभादास के ये गुरु भी हैं अग्रदास, और नाभादास की कौन सी है? भक्तमाल। ठीक है, अग्रदास गुरु हैं नाभादास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो यह हमें पता है, ये क्या है? अयोग वहाँ है। क्या है? अयोग वहाँ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अयोग वहाँ का जो सुझाव है वो किसने दिया था, इनको अयोग वहाँ किसने कहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने का या उजागर करने को हम क्या कहते हैं?
तो क्या कहते हैं उसे? खोजी पत्रकारिता। क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता में क्या होता है कि हम सच की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या सच्चाई है और उसको उजागर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा खेल पत्रकारिता में आपको पता है कि खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें ही बताई जाती हैं। ठीक है। आर्थिक पत्रकारिता में जितना भी हमारा इकोनॉमिक्स वगैरह का होता है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होता है, वो बताया जाता है। और ग्रामीण पत्रकारिता में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो बताई जाती हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन में, कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ सा से सी इस तरीके से आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जहाँ पे सा से सी जैसा आदि शब्दों का प्रयोग दिखाई दे, वहाँ उपमा होता है। और इसमें क्या होता है? उपमा में जो हमारा उपमेय होता है, उपमेय और उपमान के बीच तुलना की जाती है। ठीक है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घाटी ये ब्रजभानुषा वे हलधर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? हाँ जी बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट में करते हैं। मधुगण किसका काव्य संग्रह है? मधुगण किसका काव्य संग्रह है? तो मधुगण भगवती प्रसाद, भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है। ठीक है। मधुगण किसका काव्य संग्रह है? मधुगण भगवती चरण शर्मा का काव्य संग्रह है। और ये किसके कवि थे? ये हमारे प्रेम और मस्ती के कवि थे। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे प्रेम और मस्ती के कवि थे। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो मानव, प्रेम संगीत और एनसीईआरटी में जो लगी हुई है वो कौन सी है? एनसीईआरटी में लगी हुई है दीवानों की हस्ती। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंत, आपको पता है पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्या कहे जाते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रसाद भी जो हैं वो आपने देखा है कि प्रसाद किसके कवि हैं? प्रसाद भी हमारे छायावाद के कवि हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सारे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर मैंने आपको बता ही दिया, जो दिनकर हैं ये राष्ट्रीय, इनको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय कवि। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे ही हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था, तो इसमें देखते हैं ये क्या है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृषभानी जा वे हलदर के वीर। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें हमारी शाब्दी व्यंजना है। ठीक है। ये व्यंजना, ये दोनों जो है शाब्दी और आर्थी, ये दोनों हमारे व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। ठीक है। किसके हैं? व्यंजना
शब्द शक्ति के भेद हैं। तो इसमें कौन सी है व्यंजना शब्द शक्ति? कौन सी होती है व्यंजना शब्द शक्ति? वो होती है जिसमें बोले गए शब्दों के माध्यम से किसी और संकेत किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें यही है। इसमें बताया गया है कि बिहारी राधा कृष्ण की जोड़ी जो है वो चिरजीवी होने की कामना करते हुए वृषभानुजा और हलधर को अनेक रूपों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, वृषभानुजा की बेटी राधा, वृषभ अनुजा मतलब बैल की बहन, और वृष राशि से उत्पन्न। तो इसमें जो वृषभानुजा है उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे शाब्दी व्यंजना कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कर लिया था। उसके आगे देखते हैं, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों का चमत्कार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो हमारे वैसे कोर्स में ये पीजीटी का प्रश्न है, तो आपको पीजीटी में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन हिंदी में जो है वो शाब्दी और अर्थ ही अलंकार है। लेकिन जहाँ शब्द और अर्थ दोनों, जहाँ पे अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पे आधारित हों और चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको उभय अलंकार कहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कृष्ण गीतावली कृति के रचयिता कौन है? तो इसमें कौन है? तुलसीदास जी हैं, और ये इनकी ब्रज भाषा की कृति है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? जातीय कवि। किसने कहा? रामविलास ने। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। रसखान भी हमारे कृष्ण के ही हैं, नंददास भी कृष्ण परंपरा के ही हैं, और सूरदास तो फेमस है। इसमें एक जो हमारे तुलसीदास जी हैं ये राम काव्य धारा के हैं। ठीक है, इसलिए सारे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, कर कानन कुंडल मोर पंख। कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनबाल विराजती है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको पता ही है क एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को हुई थी। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ये पत्रकारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगे लेकिन पूछे जाते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है। तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 में हुई थी, और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसको बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ समझा जाता है वह कौन सी है? अभिधा। जिसमें मुख्यार्थ समझा जाता है वो कौन सी होती है? अभिधा। ठीक है, व्यंजना जैसे व्यंग्य करते हैं, कहा कुछ जाता है उसका अर्थ कुछ निकलता है, और लक्षणा जो बिल्कुल ही अलग अर्थ निकले। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अभिन्नता और अभेद मतलब उन दोनों के बीच में भेद बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, भिन्नता बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि यही चंद्र ही खिलौना है, खिलौना ही चंद्र है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हाँ जी, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तो हम ध्यान रखेंगे किसकी पंक्ति है? ये
महादेवी वर्मा की पंक्ति हैं। और ये किससे ली गई है? ये दीपशिखा किससे ली गई है? दीपशिखा काव्य संग्रह से ली गई है। और कविता का नाम क्या है? मोम सा तन घुल चुका। क्या है? मोम सा तन घुल चुका। ठीक है। तो अग्निपथ के पार, चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है, दीपशिखा से ली गई है। और इसमें एक गीत है मोम सा तन धुल चुका, इससे ये ली गई है। और महादेवी जी वर्मा जी को एक तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसको माना गया है? आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसको माना गया है? तो जॉन गुटेनबर्ग। किसको माना गया है? जॉन गुटेनबर्ग को माना गया है। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने 1439 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और ये किसके हैं? तार सप्तक, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, इनको नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किया जाता है। इनकी 1958 में एक पुस्तक आई थी, गीतांगिनी। इससे नवगीत जो नवगीत है हमारा, उसका प्रवर्तन माना जाता है। ठीक है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसकी पंक्ति है? ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। वह कहते हैं कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, और इसकी भी पूरी है। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है, उन सबका समीकरण करने की चेष्टा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया था? जो हमें पता ही है, अज्ञा ने किया था। इनके टोटल 4 थे, मैंने आपको पहले ही बताया। जो पहला छपा था वो कब छपा था? वो 1943 को छपा था। बाकी 3 आप मुझे बताएंगे। आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, तो इसका मुझे लगता है कि आप लोग ये वीडियोस नहीं देख रहे। प्लीज़ आप ये वीडियोस देखिए, ताकि मुझ में भी एक जोश आए। अब मैं नई नई चीज़ें शुरू करने की सोच रही हूँ, जैसे कि आपका आदिकाल से मैं शुरू कराऊंगी। उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बहुत सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे, ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जो आपको कोचिंग में पैसे देके भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप वीडियोस पूरी नहीं देखेंगे, उनको लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपको वो सब चीज़ें, मेरे को भी थोड़ा सा डीमोटिवेट लगता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी पहले की। क्या थी? अमुने गिरा प्रभा, अज्ञ मुक्तिबोध,
ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर, राम कुमार, प्रभाकर माचवे, तो कौन नहीं है इसमें? शमशेर बहादुर। किसके हैं ये? अब आप ये मुझे बताएंगे कौन से सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अन है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन है मेरे शब्द हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अन है मेरे शब्द ये कौन सी आपकी किस कवि की कृति है? देखिए, नए कवि जो हैं उसमें आप उनको तो कीजिए ही जो आए हैं, हम सबको नहीं कर पाते याद क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इनमें से कौन से हैं ये? अन है मेरे शब्द ये एकांत श्रीवास्तव की कृति है। और आप उन्हें मतलब जो नए कवि हैं उनमें उनको जरूर करिए जिन्हें कोई ना कोई सम्मान प्राप्त हुआ है। जैसे इनको 1997 में केदार सम्मान प्राप्त हुआ है। 1997 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? केदार सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पढ़ा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छी चीज़ें दे पाऊँ और उनको बोल पाऊँ, आपको आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, अब आपकी नई आपके लिए सब्जेक्ट आने वाले हैं, नई आपकी वीडियोस आने वाली है। लेकिन अगर आप इस तरीके से वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और मैं वीडियोस को बना नहीं पाती हूँ। तो प्लीज़ आप मोटिवेट करते रहिए मुझे ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।